नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं। यह सीरीज़ UP TGT PGT मैथ्स की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसमें हमने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया था। आज हम दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं। दोस्तों, ये MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन MCQ के आने की दोस्तों एग्ज़ाम में संभावना रहेगी, क्योंकि इसी तरह के MCQ पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है मीन इज़ अ मेज़र ऑफ। आपको बताना है कि मीन इज़ अ मेज़र ऑफ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कल वाली जो वीडियो है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा आपको, अगर इस वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारा बताया है कि भाई मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, और इसके बाद इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई है। काफ़ी अच्छी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो मीन इज़ अ मेज़र ऑफ क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ठीक है, यानी कि इट इज़ अ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो इट इज़ अ मेज़र ऑफ, यू कैन से लोकेशन, दिस इज द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। कितने होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? आपकी होती है मीन, मीडियन, मोड, और इसके अलावा जैसे कि आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो मैंने आपको 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताए हैं पिछली वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से फिर से क्वेश्चन आ गया आपका। कौन है इसमें से मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू? मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन। दोस्तों, ये सारे के सारे आपके आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो ये आपका जो मीडियन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो आपका क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन क्या करता है, आपके डेटा को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मीडियन, इनमें से कौन सा आपका मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट क्वार्टाइल, 50th परसेंटाइल, 6 डेसाइल, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि मीडियन बताया था। मीडियन क्या करता है, आपके जो डेटा है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, जबकि आपके क्वार्टाइल होता है वो डेटा को 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है, जैसे कि Q1, Q2, Q3, ठीक। यानी कि आपने 1 2 3 4 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक्चुअली जो Q2 होता है वही क्या होता है दोस्तों, मीडियन होता है। इसी तरह से जो परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल डेटा को 100 बराबर भागों में डिवाइड करता है, जैसे कि आपका P1 P2 से लेकर बीच में क्या होगा, P50 होगा, ठीक है। तो जो दोस्तों जो P50 है और Q2 है, यही आपके क्या होते हैं दोस्तों, मीडियन होते हैं। तो जो P50 है एक्चुअली, उसके पहले का 50% डेटा इधर है और इसके बाद का 50% डेटा इधर है। तो यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, मीडियन की तरह काम कर रहा है। तो एक्चुअली जो 50th परसेंटाइल होता है वही आपका क्या होता है, मीडियन होता है। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, n/2, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों परसेंटाइल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप क्या करते हैं, I × n/100 कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पहला परसेंटाइल निकालना है तो 1 रख देंगे, तो n/100, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्या करेंगे, अगर आपको 50th परसेंटाइल निकालना है तो आप क्या कर देंगे भाई, 50 n/100 निकालेंगे, विच इज़ नथिंग बट n/2, जो कि मीडियन के बराबर हो जाता है। तो आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको डेसाइल निकालने हैं तो डेसाइल का फॉर्मूला होता है I × n/4, ठीक है ना, सॉरी I × n/10, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, 10 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो I बराबर क्या रखेंगे, 1, तो भाई पहला डेसाइल मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो दूसरा डेसाइल मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से क्या कर सकते हैं, क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा, I n/4 होगा। I बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो पहला आपको क्वार्टाइल मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा क्वार्टाइल मिल जाएगा, यानी कि I 2n/4, विच इज़ नथिंग बट द मीडियन, ठीक है। तो इस तरह से आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कांस्टेंट 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट, द मीन इज, आपको बताना है इंक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5, 5 टाइम द ओरिजिनल मीन नॉट अफेक्टेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि चेंज इन द ओरिजिन, आपने क्या किया, ओरिजिन को चेंज कर दिया, तो क्या उससे मीन अफेक्ट होता है?
बिल्कुल होता है। मीन का अगर आप ओरिजिन को चेंज कर देंगे, ओरिजिन चेंज करने का मतलब आपने कोई चीज़ ऐड कर दी या फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, यानी कि कोई कांस्टेंट को जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जो आपकी वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं तो उसको आप बोलते हैं चेंज इन अ ओरिजिन। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। तो मीन क्या होता है, दोनों से इफेक्ट करता है, ठीक है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपका ओरिजिन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपका क्या होता है कि स्केल में अगर चेंज कर दें तो फिर वो क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो ये कई सारी जो चीज़ें हैं हमें इनके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। बहुत ये वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। ये एक अलग से ये टॉपिक नहीं है, ये एक अलग से पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हमने बहुत ही इसके सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम में आने चाहिए और वो आएंगे भी और आते भी हैं। अदरवाइज देखा जाए तो बहुत वास्ट ये सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आपको जो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाए जाएं इसमें और जो इंपॉर्टेंस हो एग्जाम में और जिनके आने की सबसे ज़्यादा आपकी संभावना रहेगी। तो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। वैसे क्या होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इट इज़ इंक्रीज बाई 5, ठीक है। देखिए अगर आप मीन का डेफिनेशन देखें तो ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन। ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें मैं क्या करूं, 5 ऐड कर दूं हर ऑब्जर्वेशन में, तो अब आपको क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो बताइए इसका मीन क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे, समेशन एक्स आई प्लस 5 ऐसे तो करेंगे ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नो तो एन ही रहेंगे क्योंकि उसमें तो कोई फर्क आया नहीं, बस आपने क्या किया है, हर ऑब्जर्वेशन में 5 जोड़ दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या होगा, नया वाला मीन होगा x1 बार, ठीक है। तो भाई जो x1 बार है वो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स आई प्लस 5 इंटू समीशन, यानी समीशन 5। तो समीशन 5 एक्चुअली कितना होगा, देखो 5n, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा भाई समीशन एक्स आई अपॉन एन प्लस 5, ठीक है। और ये आपका क्या था दोस्तों, ये था आपका पुराना वाला मीन एक्स बार, ठीक। तो जो नया वाला जो मीन है दोस्तों वो क्या हो गया, इंक्रीज बाय 5, ठीक। यानी कि वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 5। तो इस तरह से हम इसको दोस्तों निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमने एन क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बस आपने क्या किया है, हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया है, यानी कि उसको इंक्रीज कर दिया बाई 5। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप इनका मीन निकालने बैठेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और ये एग्जाम में अगर आएगा तो आपको डायरेक्टली इसको करना है, ना कि वहाँ पर इसको सॉल्व करके अपना समय वेस्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट देन द मीन ऑफ द सेट इज। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इट इज डिक्रीज बाय 50। अब आप इसको उसी तरह से प्रूफ करिएगा जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 देन द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी कि अब आपका क्या हो गया, चेंज इन स्केल। अब आप देखिए सबसे फिर पहले कि लेट आपका एक्स बार है, समीशन एक्स आई अपॉन एन होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि भाई जो हर ऑब्जर्वेशन है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई जो क्या हो जाएगा भाई, 10xi हो जाएगा, है ना। तो नया मीन अगर हम निकालने बैठेंगे तो क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका सम करना पड़ेगा, समीशन 10xi अपॉन कितना हो जाएगा भाई, n, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, नया वाला x बार आ जाएगा, ठीक है। तो वी कैन सी दैट भाई 10 तो आपका है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा भाई समीशन xi अपॉन n, ठीक, जो कि एक्चुअली क्या है, x बार है, ठीक, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो नया वाला मीन होगा, जो नया वाला मीन होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, जो पुराने वाले मीन है उसका 10 टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बोलेंगे इसको कि भाई इट इज 10 टाइम ऑफ द ओरिजिनल मीन। ये जो आपका नया वाला होगा उसका क्या हो जाएगा, 10 टाइम हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि चेंज इन स्केल का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हम चेंज ऑफ स्केल करेंगे, किसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो जो मीन है वो क्या हो जाएगा, वो उतने टाइम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो जाएगा उस कांस्टेंट वैल्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच वैल्यू ऑफ द सीरीज इज मल्टीप्लाई बाय 10 देन द मीडियन ऑफ द कोडेड वैल्यू इज। देखिए फिर से यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर आप किसी सीरीज की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जब मीडियन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं दोस्तों, पहले इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं
ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके क्या हो, आपके क्या हो, इवन हो, तो n/2 और n/2 + 1 निकालते हैं, ठीक है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो तो क्या करते हैं, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि आप मीडियन इन्हीं में से एक निकालते हैं। तो भाई अगर आप इनको 10 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मीडियन निकलेगा वो भी तो 10 टाइम्स हो जाएगा ना। तो बस बात सीधी सीधी सी है कि भाई ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मीडियन वैल्यू, ठीक है। जब आप मीडियन निकालते हैं तो भाई ये तो करते हैं कि पहले आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर वो ऑड होंगे तो भाई n + 1/2th टर्म आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे भाई, n/2 और n/2th टर्म निकालेंगे और इन दोनों का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो जो भी होगा, अगर आप सारे डेटा को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मीडियन की वैल्यू है वो भी क्या होगी, 10 टाइम्स हो जाएगी। Next question, if each of the value of the series is multiplied by 10, then the mode of the coded value। देखिए फिर से वही हो गया। अब आप बताइए मोड की डेफिनेशन क्या होती है। मोड का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो अगर आप जैसे ये ऑब्जर्वेशन है x1, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है मान लेते हैं और ये मोड है, तो आप क्या कर रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मोड है वो भी तो 10 टाइम्स हो जाएगा ना। तो भाई सीधी बात है कि ये भी क्या हो जाएगा आपका 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मॉडल वैल्यू से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपके क्या है, x1 x2 से लेकर xn है, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी f1 f2 से लेकर fn। अब मान लेते हैं कि अब आपने क्या किया भाई, यहाँ पर कोई आपका एफ के मान लेते हैं, कोई एफ के सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और उस पर जो वैल्यू है एक्स के, तो एक्स के आपका क्या है, मोड है मान लेते हैं, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्रिक्वेंसी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना, फ्रिक्वेंसी तो सबसे हाईएस्ट यही रहेगी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने वाला ऑब्जर्वेशन ही मोड कहलाएगा, तो मोड भी क्या हो जाएगा आपका 10 टाइम्स हो जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द लोकेशन पैरामीटर्स डज नॉट होल्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन नहीं होता है होल्ड। अब आप बताइए Q2 क्या होता है, मीडियन होता है, बिल्कुल होता है, मैंने आपको बताया था ना। सेकंड क्वार्टाइल आपका क्या होता है, मीडियन होता है। क्वार्टाइल मतलब जो आपका सीरीज को 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है, जो सेकंड क्वार्टाइल होगा वो ऑफकोर्स क्या होगा, मीडियन होगा। इसी तरह से 50th परसेंटाइल वो भी आपका क्या होता है, मीडियन होता है। डेसाइल यानी फिफ्थ डेसाइल, एक डेसाइल क्या करता है, सीरीज को 10 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यानी कि जो आपका जो D5 होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन जो D6 है वो दोस्तों आपका मीडियन नहीं हो सकता। तो यानी यहां से अगर आपका रिलेशन से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना Q2 P50 D5 ये सब क्या होते हैं, मीडियन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्रुप्ड डाटा हैज ओपन एंडेड क्लासेस वन कैन नॉट कैलकुलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक ग्रुप डेटा है और उसमें ओपन एंडेड क्लासेस हैं, आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ओपन एंडेड क्लासेस का मतलब है, जैसे आप सपोज करिए जैसे क्लास है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, इसको अब क्लोज एंडेड क्लासेस बोला जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये वाला पार्ट हटा दें हम, ठीक, जैसे हम स्टार्ट कर दे कि भाई 10, अब इससे ऊपर पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन एंडेड, ठीक। तो ओपन एंडेड क्लासेस में आपका क्या होता है दोस्तों कि आपके पास पूरे ऑब्जर्वेशंस नहीं रहते हैं, बस आपके पास क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहते हैं, लेकिन पूरे ऑब्जर्वेशन की आपको जानकारी नहीं रहती। तो उस केसेस में आप क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, ऑफ कोर्स आप मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मीन जब आप दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला सारे ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि आपको सारे ऑब्जर्वेशन चाहिए मीन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन मिस हो गया तो आप मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही मीन की सबसे बड़ी कह सकते हैं खामी है, लेकिन यही सबसे बड़ी खूबी भी है, क्योंकि ये बेस्ड होता है सारे ऑब्जर्वेशन पर। लेकिन जो अब अगर आप मीडियन, मोड और क्वार्टाइल की बात करें, इनके लिए आपको सारे ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। मीडियन तो क्या है कि भाई आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, जैसे कि आपकी सीरीज है, अगर वो ऑड है तो आपने क्या कर दिया भाई n + 1/2 निकाल दिया। आपको सारे ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है, बस आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से
मतलब है, ठीक है। इसी तरह से जो मोड होता है, मोड का तो बाकी ऑब्जर्वेशन से और भी कोई मतलब नहीं है, इसमें तो बस ये है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा। तो ये दोस्तों जो मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल है, इनको आप ग्राफिकली भी आसानी से लोकेट कर सकते हैं। मतलब आपके सामने ग्राफ होगा, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मीडियन है, यहाँ पर मोड है, लेकिन जो मीन है उसको आप ग्राफिकली भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर एवरेज देखा जाए, जो सेंट्रल वैल्यू का जो सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो भी मीन ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो मीन है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ओपन एंडेड क्लासेस के केस में, क्योंकि ओपन एंडेड क्लासेस के केस में क्या होता है कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। जहां से ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो गए वहां से आप मीन को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इफ। ज्योमेट्रिक मीन आप कब कैलकुलेट कर सकते हैं? बोथ द ऑब्जर्वेशन आर पॉजिटिव, वन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज जीरो, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, या फिर बोथ ऑफ देम आर जीरो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन से कि बोथ ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन आपकी क्या है, देखिए x1 इंटू x2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, दो ऑब्जर्वेशन के केस में, ठीक है ना। तो आप अब बताइए, अगर इनमें से एक जीरो हो गया तो भाई आपका ज्योमेट्रिक मीन तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला केस तो गया। अब ये देखिए, इनमें से अगर कोई एक नेगेटिव हो गया तो भाई नेगेटिव की पावर 1/2, तो नेगेटिव की पावर 1/2 तो आपका क्या आ जाएगा भाई, एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा, ठीक। तो इस केस में भी ज्योमेट्रिक जो होगा मीन वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशन क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी जाके आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर देन अदर मीन्स व्हेन द डेटा आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये तो हो ही नहीं सकता। व्हेन डेटा आर इन रेशियो और परसेंटेज, द डेटा आर बाइनरी, द डेटा आर ऑन इंटरवल स्केल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, द डेटा आर इन रेशियो और परसेंटेज। जब भी आपका रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में अगर डेटा हो तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट होता है अदर मीन से, यानी कि जो आपका हार्मोनिक मीन है और आपका अर्थमेटिक मीन है, या फिर आप मीडियन या मोड निकालो, तो सबसे बेस्ट आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन को कब कैलकुलेट करते हैं, जब आपको स्पीड और रेट्स निकालने हो, तो उस केस में क्या होता है, हार्मोनिक मीन बेस्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक गाड़ी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में गई 45 की स्पीड में, और आते वक्त वो 40 की स्पीड में आई, तो एवरेज स्पीड निकालो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हार्मोनिक मीन का प्रयोग करते हैं। कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं भाई, जैसे ट्वाइस इंटू 45 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 40, ऐसे तो निकालते हैं ना। तो ये आपकी क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हुआ कि भाई हार्मोनिक मीन का प्रयोग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोनिक मीन इज बेटर देन द अदर मीन इफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपको क्या निकालना होता है, स्पीड और रेट्स निकालना होता है, तब हार्मोनिक मीन बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग AM, GM एंड HM। जैसे कि मैंने आपको AM, GM इनक्वालिटी बताई है, तो भाई क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, जब आपका डेटा डिफरेंट होता है। अगर डेटा सेम हो जाए तो तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। इक्वल्स टू वाला कब है, जब डेटा आपका क्या है, सेम है, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि भाई द एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट ऑन, एक्सट्रीम वैल्यू का किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप बताइए, एवरेज पर, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, या फिर मीडियन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपका जैसे ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, इसके लिए आपको क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब आप ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन देखिए तो क्या है भाई, x1 इंटू x2 से लेकर xn की पावर 1/n, ठीक है। और सेम आपका हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन में आपने क्या करना है कि भाई जो आपका सारे ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेके उनका आपको मीन निकाल के और फिर उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल करना है। यही तो आपका क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये क्या होगा, ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, डिपेंडेंट है आपके एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर, ठीक। लेकिन जो मीडियन होता है, मीडियन आपका क्या है, मीडियन तो क्या करता है, सीरीज को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करता है। तो इसको एक्सट्रीम वैल्यू से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो बस क्या करना है, ये एक तरह से लोकेट कर सकते हैं बस। ये तो एक तरह का मेजर ऑफ लोकेशन आप इसको कह सकते हैं। ये बेस्ट है कि आप इसको ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने हैं और फिर उसका क्या कर देना है भाई, जैसे कि उसका हाफ कर देना है बस, सीधा सीधा। मतलब मैं सीधे बोलूंगा कि उसका आप क्या कर दो, हाफ कर दो, तो भाई आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको मिडिल वैल्यू से मतलब है, तो बाकी वैल्यू से तो आपको कोई मतलब है ही नहीं ना। बस आपने क्या करना है, उनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से देखा जाए तो मीडियन वाला है वो आपका
एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसी अगर यहाँ पर मोड होता तो मोड भी इसका राइट आंसर होता, ठीक है। मोड भी क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। तो एवरेज तो हो ही नहीं सकता पहला वाला, तो बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज, आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दो ऑब्जर्वेशन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जी बराबर होता है, क्या हो जाएगा भाई, 1/16 इंटू 4/25 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अगर तीन ऑब्जर्वेशन होते तो क्या होता भाई, तीनों का मल्टीप्लाई की पावर 1/3। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 चक्को होता है 16, 25 चक्को होता है 100, 1/100 की पावर कितना हो गया का आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, यानी कि 1/10 इसका राइट आंसर है। तो 1/10 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि आपको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द ईयर। अब आप इसको देख लीजिए, अब थोड़ा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। देखिए आपको क्या कह रखा है भाई, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द ईयर इज 96 रुपी पर मंथ एंड ड्यूरिंग द लास्ट 7 मंथ इज 120 पर मंथ, देन द एवरेज एक्सपेंडिचर पर मंथ ड्यूरिंग होल ईयर। यानी कि आपको दोस्तों दो एवरेजेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। पहले 5 मंथ का एवरेज दे रखा है और लास्ट 7 मंथ का एवरेज दे रखा है। आपको टोटल का एवरेज निकालना है। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक्स बार बराबर क्या होता है, ये होता है N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन क्या हो जाएगा भाई, N1 प्लस N2। बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले का उपयोग कर देना है। तो यानी आपको पहले 5 मंथ का, यानी कि 5 इंटू उसका एवरेज कितना दे रखा है, 96, प्लस उसके बाद आपको लास्ट 7 मंथ का, यानी 7 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 120। अब 120 रुपये पर मंथ खर्च करते हो तो 7 महीनों में कितना खर्च करोगे ना। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना होता है, 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 पंजे होता है 30, 9 पंजे 45, 46 47 48, 12 सत्ते होता है 84 और 8 4 हो गया 12, क्या हो गया 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, ठीक है। और ये आपको कितने से डिवाइड करना है दोस्तों, 12 से डिवाइड कर देना है। तो 12 ही कम होता है 12, 12 ही कम 12, यानी कि 110 रुपये आपका पर मंथ का एवरेज चला जाता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ द 7 नंबर 7 9 12 x 5 4 11 इज 9, द मिसिंग नंबर इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि भाई एवरेज ऑफ अ 7 नंबर। अब आप कैसे निकालते हैं भाई, x बार बराबर होता है समीशन x अपॉन n, ठीक है। तो भाई समीशन x क्या हो जाएगा, nx बार, ये आपको पता है। तो भाई n की वैल्यू आपकी कितनी है, ये है 7, और आपको एवरेज कितना दे रखा है, 9, ठीक। तो भाई 9 सत्ते हो गया 63। अब आप इनका सबका सम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 बराबर आपको दे रखा है 63, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई 5 और 4 होता है 9, 9 और 9 होता है 18, 18 और आपका 7 कितना हो गया 25, 25 और आपका कितना हो गया 12, यानी कि आपका 37, ठीक है। तो 25 और 12 आपका 37 हो गया। तो 63 में से आपने क्या कितना माइनस कर देना है, 37 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 37 को अगर आप माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें 5 7, अच्छा एक चीज़ और है, इसमें 11 भी है, ठीक है, इसमें 11 भी है, ठीक। यहाँ पर आपका ये जो 11 है ना, इसको हम भूल के लिखना, ठीक। तो आप चलिए इसमें आप 11 भी ऐड कर दीजिए, 37 प्लस 11 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 48। तो अब आप 63 में से आप कितना माइनस कर दीजिए, 48 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो भाई ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 15। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.16 एंड 0.01। देखिए जब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर प्रोपोर्शन आता है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है इसका क्या हो जाएगा बताइए, 0.16 इंटू 0.01 का स्क्वायर रूट, ठीक है, या फिर की पावर 1/2। तो कैसे निकालेंगे इसको दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 16 अपॉन, इसको लिख लेते हैं 100 इंटू 1/100, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अब आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा भाई 4/100। तो 4/100 कितना हो जाएगा, 0.04। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन द थर्ड क्वार्टाइल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
कितनी परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल। अब आपको मैंने जब मीडियन की डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताई थी कि मीडियन क्या करता है, किसी भी सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है, 50% इससे ऊपर होता है, 50% इससे नीचे होता है। तो आप बताइए क्वार्टाइल के केस में क्या होगा, क्वार्टाइल क्या करता है, इसको चार बराबर पार्टों में डिवाइड करता है, यानी कि Q1 Q2 और Q3 तीन आपके क्वार्टाइल निकलते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये चार पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, चलो मैं इसको अलग से दिखाता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट आपका जो Q1 है, Q1 से पहले का पार्ट कितना 25%, Q2 आपका क्या होगा 50%, ये वाला आपका टोटल कितना हो जाएगा 75%, यानी Q3 से पहले का पार्ट कितना होता है 75%, तो इससे आगे का पार्ट कितना होगा 25%। समझ में आ रहा है ना भाई, ये क्या करेगा चार बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो भाई 25% 25% 25% 25%, ये जो Q3 है वो आपसे कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन द थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल से बड़ी वैल्यू क्या होगी 25% वैल्यू तो रह गई, इससे जो नीचे की वैल्यू होंगी वो कितनी होगी 75%। ठीक है, तो यानी कि इसका कितना राइट आंसर हो गया 25%, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर है। अब ये देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज लेस देन द थर्ड डेसाइल। अब डेसाइल, डेसाइल क्या करता है, क्या करता है बताइए, वो क्या करता है 10 बराबर भागों में डिवाइड। ठीक है, D1 D2 D3 ठीक हो गया, से लेकर लास्ट में क्या आ जाएगा D9। अब आप बताइए जब ये 10 बराबर भागों में डिवाइड करता है तो हर पार्ट पे कितना होगा 10% 10% 10%, है ना। तो भाई जो D3 है, D3 तक कितना कवर होता है 30%। व्हाट इज द वैल्यू लेस देन द थर्ड डेसाइल, तो थर्ड डेसाइल से कितनी वैल्यू लेस होंगी 30%, ऊपर कितनी होगी 70%, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 30%। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज लेस देन द थर्ड डेसाइल। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज लाई बिटवीन द फिफ्थ एंड द 25th परसेंटाइल। अब आप देखिए परसेंटाइल क्या करता है 100 भागों में डिवाइड करता है, P1 P2 से लेके P3 से लेकर आपका कितना आएगा लास्ट में आएगा P99, 100 बराबर भागों में, यानी हर भाग को 1% 1% 1%। समझ रहे हैं ना। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई फिफ्थ और 25th, अब आपका फिफ्थ होगा और 25th होगा। ठीक, इसके बीच में कितना लाई करेगा बताइए, यहाँ तक का डेटा कितना है 5% और यहाँ तक का डेटा कितना है 25%, तो बीच में कितना करेगा भाई 25 - 5 यानी कि 20% डेटा इसके बीच में लाई करेगा। बहुत सिंपल है भाई, P25 तक का डेटा कितना है 25% डेटा और P5 में 5% तक का डेटा। ठीक, तो इसका मतलब है कि बीच में कितना करेगा भाई 20% इसका डेटा लाई करेगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 20%। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 6.5 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 6, देन द टू नंबर आर। देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे, आपको मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप इसको हमेशा जब भी एग्जाम में आए तो आप इसको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। देखिए दो अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर, यानी कि जो दो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन अगर आपका 6.5 है तो यानी दोनों का सम कितना आना चाहिए, ऑफकोर्स 13 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका देखिए 9 और 6 आपका 13 है और 9 और 5 14 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और 9 और 4 13। ठीक, ये आपका दोस्तों यहाँ पर बनता है। ठीक है, और ये भी आपका 13 वाला है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इनका ज्योमेट्रिक मीन आपका 6 है, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। अब देख लीजिए कि किसका प्रोडक्ट 36 आता है, तो आप देख सकते हैं कि जो सी वाला जो डी वाला ऑप्शन है 9 चक्को 36। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आपका 36 आ रहा है, तो यानी कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो बस आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने थे जिनका सम आपका 13 हो और जिनका प्रोडक्ट आपका 36 हो। ठीक, तो भाई उससे क्या निकल जाता आपका दो नंबर वो निकल जाते। तो ऐसे कौन है भाई 9 और 4, 9 और 4 ऐसे नंबर हैं जिनका सम आपका कितना है 13 और जिनका जो प्रोडक्ट है वो 36 है। ठीक, ऐसे करके इनको निकालिए तो बहुत जल्दी एग्जाम में निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एम ऑफ द सेट ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज 9 एंड जीएम इज 6 देन द एचएम ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे आप इसको करेंगे, एज वी नो दैट भी जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, तो अब आप देखिए जो अर्थमेटिक मीन है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो भाई a प्लस बी की जगह पर आप ट्वाइस ऑफ एम रख दो और जो जी एम होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि आपको ए बी की जगह पे जी का स्क्वायर रख देना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई h बराबर देखिए ट्वाइस ये हो जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की जगह पर आपने क्या रखना है ट्वाइस ऑफ ए एम।
यानी ए मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो भाई यहाँ से आपका एक रिलेशन आ गया कि भाई जो जी स्क्वायर होता है वो ए इंटू एच के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन जी होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको बस प्रूफ कराने के लिए बताया है, अदरवाइज जी स्क्वायर बराबर ए एच, बस आपको डायरेक्टली ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो आपको क्या क्या दे रखा है, ए एम आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको 9 दे रखी है और जी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 9 और जी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 9 और जी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, आपको एच निकालना है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं भाई 6 इंटू 6 अपॉन 9, तो 6 चिका होता है 36 और 9 चक्को हो जाता है 36, ठीक है। तो h बराबर आपका कितना आ गया 4, तो 4 इसका राइट आंसर है, ठीक, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एम डी क्यू डी पी स्टैंड फॉर मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन देम इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। अब आप पहला देखिए, मीडियन बराबर है Q2 बराबर D6, तो D6 तो हो नहीं सकता, D5 होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। MD बराबर Q3 बराबर D5 बराबर ये भी दोस्तों गलत हो गया, Q3 के बराबर तो हो नहीं सकता, Q2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, MD बराबर Q2 बराबर D4 बराबर 50, ये भी गलत है, D4 नहीं होना चाहिए था, D5 होना चाहिए था। तो लास्ट वाला देखिए, MD बराबर Q2 बराबर D5 बराबर 50, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू बिटवीन थर्ड डेसाइल एंड 30 परसेंटाइल। थर्ड डेसाइल का मतलब क्या है आपका D3, ठीक है, और 30 परसेंटाइल का मतलब है P30। थर्ड डेसाइल का मतलब है कि भाई कितना, जो 10 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, 10 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो इससे पहले कितना डाटा रहेगा, 30% डाटा रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको मैंने बोला P30, यानी कि परसेंटाइल क्या होता है, 100 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो P30 से पहले भी कितना रहेगा, 30% डेटा रहेगा। तो यानी कि D3 और P30 दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 2n नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 2n इज। आपको बताना है कि द एवरेज ऑफ 2n नेचुरल नंबर 1 से लेकर 2n का। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है, और आपको इसको कैसे करना है, आपको 2n नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप 1 2 3 से लेकर आपका कितने नंबर है, 2n नंबर है, ध्यान रखें यहाँ पर 2n नंबर है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। सम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके पास लगातार आपके पास n नंबर हो, तो उनका सम कितना होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। तो आप बताइए इसमें, इस केस में आपका क्या हो जाएगा भाई, सम कितना हो जाएगा इसका, आप n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n से, तो ये हो जाएगा भाई 2n इंटू 2n प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2n है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो जाएगा भाई 2n इंटू 2n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2n, ठीक है। तो यहाँ से 2n से 2n आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2n प्लस 1/2, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 1/2। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर है, यानी 2n प्लस 1/2 इज द राइट आंसर। तो देखा जाए तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हिज मीन स्पीड इज। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया भी था, इसमें हम किसका उपयोग करेंगे, हार्मोनिक मीन का उपयोग करेंगे। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 चक्को होता है 20, 4 तियाँ 12 दूनी 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी, ठीक है। ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। जैसे एक बंदा अगर ए से लेकर बी की ओर को जाता है किसी स्पीड से, मान लेते हैं वो अगर वो एस स्पीड से जाता है और रिटर्न होते हुए S2 स्पीड से आता है, तो देखिए क्या चीज़ रहेगी, सेम डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, यानी एक्स सेम रहेगी। और देखिए जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।
अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पर आपको क्या है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने t1 टाइम लिया और वापस आते वक्त कितना टाइम लिया, t2 टाइम लिया। तो जो टोटल डिस्टेंस है उसने कितनी कवर की बताइए। यहाँ से अब आप देखिए, इसने यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस किया, वापस आते हुए भी x डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 2x। ठीक है, अब आपको बताना है टोटल टाइम। देखिए टाइम बराबर आपका क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो माना जैसे कि t1 प्लस t2, यही होगा आपका टोटल टाइम। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा भाई 2x अपॉन, अब आपको पता है कि टाइम बराबर, मैंने आपको पहले ही बोला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है दोस्तों आपकी x अपॉन स्पीड s1, और यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड s2। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या होगा, x से x आपका कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये दोस्तों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, जो कि हमने यहाँ पर किया है 2ab अपॉन a प्लस b। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करेंगे जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड इज द वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच पॉसेस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड इज द वैल्यू, इज दैट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो वैल्यू होती है जिसकी क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू मोड्स इज सेड टू बी। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर दो मोड होंगे तो वो क्या कहलाएगा, यूनिमोडल, बाईमोडल, ट्राईमोडल, विदाउट मोड। इसको क्या बोलेंगे, बाईमोडल। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि हो सकता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो, सेम हो, दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, तो उस केस में आपका क्या होगा, बाई मोड हो सकता है। इफ मोडल वैल्यू इज नॉट क्लियर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी असर्टेन बाय द मेथड ऑफ, मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडल वैल्यू क्लियर ना हो तो उसकी बाद के उस केस में हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसका हम दोस्तों उपयोग करते हैं अगर आपकी मॉडल वैल्यू क्लियर ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट साइज ऑफ द मोस्ट short size of most of the people in India is number 8, which measure of central value does it represent। देखिए मैंने आपको बताया था कि मोड एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि भाई ये टी शर्ट आजकल बहुत चलती है। इसी तरह से जैसे शू साइज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज नंबर 8, यानी कि इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नंबर 8 का जूता पहनता है, यानी कि वो ज़्यादातर ट्रेंडिंग में है। तो इस तरह से वो किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, अगेन वो मोड को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ डिस्क्रीट सीरीज हैविंग 2k+1 ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ मीडियन इज। अगर आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज है और 2k+1 ऑब्जर्वेशन, अगर 2k+1 ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कैसे ऑब्जर्वेशन है, ऑड ऑब्जर्वेशन है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका मीडियन क्या निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2k+1 + 1/2 बताया था ना। तो क्या हो जाएगा 2k+1 बाई 2, यानी कि आपका कितना, k+1th। तो यानी कि आपका जो k+1th ऑब्जर्वेशन होगा वही दोस्तों इसका क्या होगा, क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीडियन ऑफ द वेरिएट वैल्यू। आपको क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। आपके सामने वेरिएट वैल्यू दे रखी है 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19। तो देखिए कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 6 है, फिर इसके बाद 7, फिर 9। आप ध्यान से देखिएगा 6, 7, 9। इसके बाद कौन सी है, 11, फिर आपकी कितनी है 12, एंड देन 15 एंड फिर 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितने हैं, 7। तो यानी कि जो 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। यानी कि आपका 7 और 1 8, यानी कि जो 4th ऑब्जर्वेशन है वही आपका मीडियन है। तो 1 2 3 4, यानी कि जो 11th है यही दोस्तों आपका क्या है, मीडियन है। आया समझ में मीडियन निकालना। तो इस तरह से जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
इसी तरह से आप एक जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी कर सकते हैं। आपको द मीडियन ऑफ द वेरिएट वैल्यू निकालनी है। 48, 35, 36, 40, 42, 54, 58, 60। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो 35 आप असेंडिंग में करें, डिसेंडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 35, 36, फिर इसके बाद कितना है 35, 36, इसके बाद आपका 40 दिख रहा है यहाँ पर 40, फिर हो जाएगा 42, ठीक है। और फिर इसके बाद है 48, 54 और फिर इसके बाद है आपका 58 एंड देन 60, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8 है इस समय, ठीक। तो जब जब इवन हो डेटा तो उस केस में क्या होगा, जब इवन है तो उस केस में आप दोस्तों क्या करेंगे, आप 8/2 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और 8/2 + 1 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों को निकालिए। 8/2 ऑब्जर्वेशन यानी कि आपको 4th ऑब्जर्वेशन एंड 5th ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक। और बाद में उन दोनों का क्या कर देंगे, मीन निकाल लेंगे, ठीक है, यानी मीडियन निकालने के लिए। तो आप देखिए इसमें 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4, यानी कि 42 और 48, ये 4th ऑब्जर्वेशन और ये 5th ऑब्जर्वेशन है। तो 42 + 48/2, 42 + 48/2, ये आपको इसकी प्रोसेस होती है। तो ठीक, तो 8 2 हो गया 10, 4 4 8 1 9, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो यानी कि 45 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉर द ग्रुप डेटा द फॉर्मूला फॉर मीडियन इज बेस्ड ऑन। ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, वो किस फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, इंटरपोलेशन मेथड, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर इटरेटिव मेथड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है इंटरपोलेशन मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्रुप डेटा होता है उसके लिए मीडियन को कैसे निकालते हैं, L + n/2 - C अपॉन F × H निकालते हैं ना। तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला पर बेस्ड है। या इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, आप समझिए कि जब आपको क्या होती है कि भाई x की वैल्यूज दी रहती है, ठीक है, और उसके लिए आपको fx की वैल्यू दी रहती है, तो आपको क्या होता है कि भाई x की इन्हीं वैल्यू के बीच में से किसी x की वैल्यू के लिए जब आपको fx की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही केस करना है कि आपको क्या होगा कि भाई इंटरवल दिए हुए रहेंगे, ठीक है, और इंटरवल के बीच में से आपको क्या होने का होगा, मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, जिसको कि हम इंटरपोलेशन मेथड के अंतर्गत इसको लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द मेजर सेंट्रल टेंडेंसी डज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। देखिए कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होगी। जो सेंट्रल टेंडेंसी आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होती है, वो आपकी कभी भी अफेक्ट नहीं होती है एक्सट्रीम वैल्यू से। जैसे कि मीन है, आपका ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ये सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, तो ये हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे मीडियन है, मोड है, जितने आपके क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सब के सब सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होते हैं, तो ये कभी भी अफेक्ट नहीं होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से। तो मोड, मीडियन, 6 डेसाइल, ये सभी इसका राइट आंसर है। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय। लेकिन अगर यहाँ पर मीन होता, ज्योमेट्रिक मीन होता, हार्मोनिक होता, तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड। देखिए मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड सीरीज क्या कहलाएगी, देखिए सेकंड क्वार्टाइल, 5th डेसाइल, 50th परसेंटाइल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या इसका राइट आंसर है, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपको पता है कि जो क्वार्टाइल होता है वो सीरीज को 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो सेकंड क्वार्टाइल बिल्कुल मिडिल वैल्यू, इसको मीडियन बोलेंगे। 5th डेसाइल ये भी मीडियन है, क्योंकि डेसाइल क्या करता है, 10 बराबर भागों में डिवाइड करता है। और 50th परसेंटाइल 100 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो जो 50 परसेंटाइल है वो भी मीडियन है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला फॉर द डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द मीन एक्स बार ऑफ अ इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, एक्स बार बराबर समीशन एक्स अपॉन एन। तो वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ए वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज बाय द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था भाई, एक्स बार बराबर क्या होता है, ए + समीशन एफ डी अपॉन एन,
ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय द शॉर्टकट मेथड, ठीक। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर ये डी एक्स इन्होंने दे रखा, तो डी एक्स मत लिखना, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन होता है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले में अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, समीशन डी आई अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना, ए प्लस समीशन डी आई अपॉन एन हो जाता है उस केस में जिस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। मैंने इसका गलती से डी बोल दिया, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी नहीं कि ये मीन ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में आपका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी वाला नहीं होगा। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इस केस में आपका क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो सीरीज़ होगी आपकी वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई होगी, ठीक है। तो मेरे से थोड़ा सा यहाँ पर गलती होगी, कोई बात नहीं। ए प्लस कितना हो जाएगा, समेशन डी अपॉन एक्स एन होगा, ठीक है। ये डी एक्स यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स नहीं होगा, समेशन डी अपॉन एन होगा, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपका जैसे कि अगर इंडिविजुअल सीरीज ना होके वैसी सीरीज होती कि जिसमें आपका ग्रुप्ड डेटा होता, तो उस केस में आपका क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, यानी कि उसके अगर फ्रिक्वेंसी होती है तो कैपिटल एन, ये आपका दोस्तों राइट आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो ये आपका कैपिटल एन है वो आपका स्मॉल एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल एन का मतलब सम ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं है, जो नीचे वाला कैपिटल एन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण काफ़ी सा कंफ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दो। मेरे आपको मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है। एक्स बार बराबर कितना होता है, ए प्लस समेशन डी आई अपॉन एन, स्मॉल एन, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड। इसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, जहाँ कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होती है, आपकी होती है ये समेशन ऑफ एफ आई के बराबर, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट इज नोन एज। देखिए जो दो इक्वल पार्ट में करती है वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो जो मीडियन होता है वो कौन सा होता है, सेकंड क्वार्टाइल आपका मीडियन होता है। थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ ऑक्टाइल, सिक्स डेसाइल, ये आपका मीडियन नहीं होता, ठीक। इसके बाद इन द डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू अराउंड विच द आइटम टेंड्स टू बी मोस्ट हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड, जहाँ पर आपके क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ आइटम विच आइटम टेंड्स टू बी मोस्ट हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड, सबसे ज़्यादा आइटम जहाँ की ओर को कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो कौन होता है भाई, मोड होता है, ठीक। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन कैन बी यूज टू फाइंड आउट, ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए यूज होता है, मैंने आपको पहले बताया था, रेट एंड ग्रोथ के लिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ जीएनपी दोनों के लिए दोस्तों ये क्या होता है, उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया भी है अपनी, कि द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक, ऑफ टू सीरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर दो सीरीज़ के आपका G1 और G2, ठीक है, दो सीरीज़ हैं आपके पास G1 और G2, और सॉरी दो सीरीज़ हैं और उनके माना ज्योमेट्रिक मीन एक का G1 है एक का G2 है, एक में आपके N1 एलिमेंट है एक में N2 एलिमेंट है। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल अर्थमेटिक मीन की तरह इसको निकाल सकते हैं, बस आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा ऑब्जर्वेशंस का, ठीक। तो इसका तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, ये होता है दोस्तों इसका तरीका, ये हो जाएगा भाई N1। देखिए आप पहले देखिए, आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है एक्स बार वाला। एक्स बार बराबर क्या था बताइए, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, यही था ना फॉर्मूला। तो बस आपने क्या कर देना है, x को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, log g से रिप्लेस कर देना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप log ले लेते हैं g का तो वो आपका बिल्कुल अर्थमेटिक मीन की तरह बिहेव करता है जो आपके ऑब्जर्वेशन का लॉग लेने पर, ठीक है। तो आप बस लॉग ले लीजिए फिर उसके बाद log g निकाल लीजिए। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, N1 log g1 प्लस N2 log g2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, N1 प्लस N2, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको करेंगे तो यहाँ से g बराबर आपका क्या आ जाएगा भाई, एंटी लॉग N1 log g1 प्लस N2 log g2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, N1 प्लस N2। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट वीडियो में आपको बताया गया, इसको अपने ध्यान में रखना है।
तो डी वाला ऑप्शन उसका करेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर से फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद देखिए द सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज, देखिए क्या होता है सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। इसके बाद सम ऑफ एब्सोल्यूट डेफिनेशन अबाउट मीडियन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों। एब्सोल्यूट डेफिनेशन का मतलब हो जाएगा कि आपने क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम डी, ठीक है। यहां पर आपका क्या करना है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि मीडियन के रिस्पेक्ट में आपको एब्सोल्यूट डेफिनेशन लेना है, डेविएशन लेना है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी मिनिमम होती है, ये आप याद रखिएगा। अभी हम आगे जाके इसको पढ़ने वाले भी हैं। जो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन की वैल्यू आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है व्हेन इट इज टेकन अबाउट मीडियन। जो मीन डेविएशन होता है वो यही होता है, 1/n समेशन एक्स आई माइनस, यहाँ पर आता है एक्स बार, ठीक है। अब एक्स बार की जगह पर अगर हम मीडियन रख देंगे तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज, मैंने ये भी आपको बताया था, द सम ऑफ स्क्वायर यानी कि एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका मिनिमम कब होगा, जब ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है व्हेन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज मिनिमम। लेकिन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या होता है, मीडियन चाहिए होता है, ठीक। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली। अब देखिए हिस्टोग्राम का यूज क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, जैसे आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, आप पॉइंट को बनाते हुए चले जाते हैं, तो हिस्टोग्राम की मदद से दोस्तों आप क्या निकाल सकते हैं, आप आसानी से हाईएस्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए हाईएस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका डेटा क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाईएस्ट होगी, और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वही आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसकी मदद से मोड निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ मोड, ठीक है ना। हिस्टोग्राम ऐसे तो निकालते हैं, आप पॉइंट को प्लॉट करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो जितनी ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट की है, तो अगर इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ज़्यादा है तो इसके रिस्पेक्ट की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। तो मोड को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। मीडियन को भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम को हम ऑजाइव की मदद से करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, ग्राफिकली द पार्शियल वैल्यू कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ, इसको बोलते हैं ऑजाइव कर्व। देखिए ऑजाइव कर्व आपका क्या होता है कि आपको क्या बनाना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने पड़ते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कल बताई थी, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चले जाते हैं, जैसे आपकी F1 F2 से लेकर, है ना। तो भाई इसको हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते हुए चले जाते हैं, फिर उसका हम कर्व खींचते हैं। दो तरीके से दोस्तों आपके कर्व बनते हैं, एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन। लेस देन में आप क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू से आप सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप पहले ही क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो आपका मोर देन वाला, सॉरी लेस देन वाला होता है, उसमें आप क्या करते हैं, नीचे से आप ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक होता है मोर देन, एक होता है लेस देन। मोर देन में आपको क्या करना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, ऊपर से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस देन में आप क्या करते हैं, नीचे से आप ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो इन दोनों का कर्व खींचते तो ऐसे मिलता है। तो जहां पर ये दोस्तों इंटरसेक्ट करते हैं, इस ये जो आपका कर्व होता है ये क्या होता है, ऑजाइव कर्व होता है। और जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये आपके मीडियन पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप आसानी से ग्राफिकली मीडियन को और जो आपके क्वार्टाइल हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। या जो आपके क्या कहते हैं, पार्टीशन वैल्यू होती है, जो परसेंटाइल है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, मीडियन है, ये सबको क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यू बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, सीरीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑजाइव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, द सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए जो सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है दोस्तों वो होता है मीडियन, ठीक है। मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आर नॉट गुड, बट क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीडियन जो होता है वो सबसे बेस्ट आपका मेजर होता है, क्योंकि मीडियन में आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद आप क्या करिए, मिडिल की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो उसके लिए आपका मीडियन आपका सबसे बेस्ट होता है, एंड इट इज़ नॉट at all affected by the extreme values. इसके बाद देखिए नेक्स्ट, the two series having the same mean median mode, they have the same value, they may not have the same value। दोनों वाला आपका करेक्ट है। अगर दो सीरीज में आपके सेम मीन मीडियन मोड हैं तो हो सकता है कि उन सीरीज की जो वैल्यू है वो सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। दोनों केसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि उनका मीन मीडियन मोड आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उनकी हमेशा सेम वैल्यू होगी, लेकिन डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटेड मीन गिव अ हायर वैल्यू देन द अनवेटेड मीन इफ। अब आपको मैंने बताया था कि जो वेटेड मीन होता है और अनवेटेड मीन होता है, ठीक है। अनवेटेड मीन का मतलब तो सिंपली मीन हो गया आपका कितना, एक्स बार बराबर क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन। इसको हम क्या बोलते हैं, अनवेटेड मीन या फिर आपका सिंपली मीन, ठीक है। वेटेड मीन में आपका क्या हो जाएगा भाई, आप क्या कर देंगे, वेट दे देंगे, यानी समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समीशन डब्ल्यू आई, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा कब होगी। अब आप बताइए कब होगी ज़्यादा। देखिए इस केस में जब ज़्यादा होगी जब आपके हायर वैल्यू को हायर वेट दिए जाएंगे, यानी कि अगर जितनी बड़ी वैल्यू है उसको आप जितना ज़्यादा वेट देंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि भाई जो आपका एक्स बार है वो आपका ये वाला जो आपका वेटेड मीन वाला है, यानी कि वेटेड मीन है, वो आपका अनवेटेड मीन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और किस केस में कम होगा, जब आप हायर वैल्यू को कम वेट देंगे तो उस केस में कम भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या होगा कि वेटेड मीन गिव अ हायर वैल्यू देन द अनवेटेड मीन इफ लार्जर आइटम हैव हायर वेट्स एंड स्मॉलर आइटम हैव लोअर वेट्स। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप क्या करेंगे, हायर वैल्यू को हायर वेट दे देंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। जैसे कि आप 1 को 1 दे दिया वेट, 2 को 2 दे दिया, 3 को 3 दे दिया, ठीक है। और ऐसे करके 3 को 3 दे दिया, ऐसे करके आपने क्या कर दिया भाई, 4 को 4 दे दिया, ऐसे करके आपने इसकी वैल्यू को निकाला डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेट्स, यानी 1 + 2 से लेकर आपका कितना हो गया, आपका n तक, ठीक। ये हो गया, ठीक। ये तो हो गया कि भाई आपने लोअर को लोअर दिया। अब आपने क्या किया भाई, ये तो हो गया आपका वेटेड मीन, लोअर को लोअर वेट, हायर को हायर वेट। अब आपने क्या किया, n को 1 वेट दे दिया, ठीक है, n-1 को आपने 2 वेट दे दिया, ठीक। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया भाई, ए के वेटेड मीन है, जब आपने क्या किया, हायर वैल्यू को लोअर वेट दे दिया, ठीक है। और फिर आपका सम कितना आएगा, 1 + 2 से लेकर n, ठीक। तो ये आपका केस होगा दूसरा वाला केस। तो इस केस में आपका क्या हो सकता है कि जो आपका वेटेड मीन है वो आपका नॉर्मल मीन से कम हो जाए, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड वी कैन नॉट फाइंड। जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पर ओपन एंड होता है वहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में आप मीन को आप कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, तो चलो इसको करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो m है, इफ x1 इज रिप्लेस बाय x डैश, व्हाट इज द न्यू एवरेज, ठीक हो गया। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, आपको देखिए सम ऑफ एवरेज, देखिए आपको दिया हुआ है भाई जो कैपिटल M है, कैपिटल M मीन का मतलब है कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी समीशन xi अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कैपिटल एन, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रखा भाई जो समीशन एक्स आई है वो आपका बराबर कितना हो जाएगा भाई, कैपिटल एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, आपने क्या किया, इसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, x1 इज रिप्लेस बाई एक्स डैश, ठीक है। तो अब उस केस में आपको क्या निकालना है, आपको नया वाला मीन निकालना है। एक बार मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा दोस्तों मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास काम करने के लिए जगह बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो समीशन एक्स आई है, देखिए इसमें आपने क्या किया, x1 को आपने रिप्लेस कर दिया बाय x डैश, ठीक है। तो आपका जो समीशन एक्स आई है, देखिए समीशन एक्स आई में मैं आपका क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा x1, ठीक है। मतलब मैंने x1 को हटा दिया और फिर मैं क्या कर दूंगा, x डैश को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नया वाला मीन निकालना है। तो नया वाला मीन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, सबका सम, ये तो हो ही गया सबका सम, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि स्मॉल एम, ठीक। ये आपका दोस्तों नया वाला मीन है। एक काम करता हूँ मैं जरा से उसको मिटाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारा घिचपिच हो गया है, ठीक। तो अब आप दोस्तों देखिए यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा भाई समीशन एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए, इसकी वैल्यू है आपकी, अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो ऊपर ही हो गया। देखिए देखिए समीशन एक्स आई की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी है दोस्तों, ये है आपकी, ये है आपकी, ये, ठीक। तो यहाँ पर इसको रख दीजिए, तो जाएगा स्मॉल कैपिटल एम एन x1 प्लस एक्स डैश अपॉन स्मॉल एन, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला बैठता है, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट बैठता है। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया, आपने मीन का फॉर्मूला निकाला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बराबर आ जाएगा कैपिटल एम एन। नाउ आपने क्या किया भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में से आपने क्या किया, x1 को आपने रिप्लेस कर दिया x डैश से, तो x1 आपने हटाया और x डैश को ऐड कर दिया। अब आपने मीन निकालना है तो क्या करेंगे भाई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो एनी है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को रख दिया, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ 15% ट्रिम्ड मीन देन द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन यूटिलाइजेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना है। जब आपका ऐसा दिया होगा भाई 15% ट्रिम्ड कर दिया मीन को, तो इसका मतलब है कि आपका 30% डेटा गया। ठीक, ट्रिम्ड मीन मतलब जितना आपको परसेंटेज दिया होता है उसका आपने क्या कर देना है, डबल कर देना है। ठीक है, जैसे हम वीडियो को ट्रिम्ड करते हैं ना, तो भाई आपका क्या होता है कि भाई ये साइड और ये साइड गई है आपकी, तो अगर 15% आपका ट्रिम्ड मीन है तो भाई आपका क्या होगा भाई, 70% डेटा ही आपका क्या होगा, यूटिलाइज होगा। सो द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन यूटिलाइज विल बी आपका कितना हो जाएगा, 70%। 70% इसमें है नहीं, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला तो चलो नहीं करते हैं, 139 वाला इस टाइप का तो मैंने आपको बता दिया। ये 140 वाला बता देता हूँ। द सेकंड क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा, आपको क्या करना है, इसका सेकंड क्वार्टाइल निकालना है। सेकंड क्वार्टाइल निकालने का मतलब है कि आपको इसका क्या करना है, फिर से मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, अरेंज करेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, जो भी आपकी मर्जी है। सबसे छोटा देखो कितना हो गया, -2। ठीक है, इसके बाद आपका कितना है, सॉरी सबसे छोटा आपका -2, -1, फिर इसके बाद क्या आएगा 0, फिर 1। ठीक है, फिर 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सेकंड क्वार्टाइल निकालना है। सेकंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट मीडियन। तो यानी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गया, तो 11 प्लस 1/2। तो 11 प्लस 1/2 यानी कि आपका कितना, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो इसका 5 है ये दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा चलो, कभी कभार क्या हो सकता है कि आपको इससे ये बोला होता है कि भाई आप इससे इसका फर्स्ट क्वार्टाइल निकालो। तो आप कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कैसे निकालते हैं दोस्तों, IN/4, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, N/4 करना पड़ता। ठीक है, अब n/4 तो निकल नहीं सकता डायरेक्टली, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इस केस में आपको n+1/4 करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका किस में है, आपका किस में है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो 11 + 1/4 हो जाता है, यानी कितना हो जाता है भाई, 12/4, यानी कि थर्ड। तो यानी कि जो तीसरे नंबर का डेटा होता है, तो तीसरे नंबर का डेटा आपका कितना है, 0। तो 0 आपका क्या हो जाता है, आपका फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना होता तो क्या निकालते भाई, 3n+1/4 निकालते। ठीक है, तो 3n+1/4 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, आप निकाल लीजिए यहाँ से, क्या करेंगे भाई, 3n+1/4 यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 3 × 12/4। तो 4 तियाँ हो गया 12, तो 3 तियाँ कितना हो गया 9। तो 9th नंबर का ऑब्जर्वेशन, तो 9th नंबर का ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 8 9। तो यानी कि 10th वाला आपका क्या है, थर्ड क्वार्टाइल है। तो ऐसे करके दोस्तों हम निकालते हैं। इसी तरह से हम डेसाइल भी निकाल सकते हैं, परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई कहता कि भाई D2 निकालो, तो आप कैसे निकालते भाई, 3 मतलब कैसे निकालते, डेसाइल कैसे निकालते भाई, ये हो जाता भाई 2 × n+1/10। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकालते हैं। ठीक, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है भाई, 2/10 × n होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑड ऑब्जर्वेशन तो n+1 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। डेसाइल का मतलब आपका जो 10 बराबर सीरीज में 10 बराबर भागों में डिवाइड करता है किसी भी सीरीज को। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, मैंने कोशिश की है जिसमें मैं सभी को इंक्लूड करूं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा काम पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। गुड बाय।